यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ध्रुव बैच की ये ज्योग्राफी की 7वीं क्लास है। अब देखिए, ज्योग्राफी मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ये अपने आप में जीएस पेपर 1 में लगभग 50% हिस्सेदारी रखता है। यूपीपीसीएस में 9 क्वेश्चन 20 में से यानी 45%, और यूपीएससी में 8 क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं ज्योग्राफी से। तो सीधी बात है, जीएस पेपर 1 का बहुत बड़ा हिस्सा ज्योग्राफी ही, मतलब 50% जितने क्वेश्चन हम लोग को पढ़ने हैं उसमें 50% सीधी बात है हम लोग को ज्योग्राफी से ही पढ़ना है। बाकी तो मतलब चल ही रहा है आपके साथ पैरेलल। हिस्ट्री अभी आपको निशांत सर करवा रहे होंगे, और सोसाइटी वाले के लिए इतने लेक्चर नहीं लगेंगे। तो आपका जीएस 1 जो ज्योग्राफी समाप्त होगा, लगभग जीएस 1 समाप्ति के कगार पे आ जाएगा। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर था उसमें महासागरीय धाराओं के बारे में हम लोग ने देखा था, सारे क्वेश्चंस वहां पे देख लिए थे। आज हम लोग का जो टारगेट है दोस्तों, पवन। आज हम लोग का जो टारगेट है वो पवन, और पवन तंत्र में हम लोग बेसिकली यहाँ पर मैंने आपसे बताया था 2 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। स्थानीय पवन है, ठीक है, लोकल विंड्स, और दूसरा जो हम लोग को प्रश्न आज करना है वो है आपका जेट पवन है, ठीक है, जेट धाराएं। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाने के लिए, ठीक है। हम लोग का फोकस सीधी बात है, नो डाउट। बार बार हमने कहा कि हम लोग का मेनली फोकस यूपीपीसीएस है, ठीक है, मेनली फोकस हम लोग का यूपीपीसीएस है। हालांकि यूपीएससी का भी सिलेबस सिमिलर है, तो हम लोग इसको भी साथ साथ में चलते रहेंगे। दूसरा हम लोग का ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है वर्षण। वर्षण रह गया है, और वर्षण में हम लोग को दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर देखने हैं। एक तो देखना हम लोग को कृत्रिम वर्षा, ठीक है, कृत्रिम वर्षा, ठीक है, एक हम लोग को ये देखना है, ठीक है। और जो हम लोग का दूसरा टॉपिक है यहाँ पर बेसिकली वो आ जाएगा आपका मानसून। और जो आज का हम लोग का तीसरा टॉपिक है, जो हम लोग को तीसरा टॉपिक करना है वो है जलवायु प्रदेश। तो हम लोग का ये 3 टॉपिक बचे हैं, हम लोग का ज्योग्राफी का पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये 3 टॉपिक बचे हैं। तो ज्योग्राफी का पहला सेक्शन खत्म होता है। अगर आप सिलेबस देख जाएंगे, यहाँ पे सिलेबस देखेंगे ज्योग्राफी का, तो यहाँ पे सिलेबस देखिए दोस्तों, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। अभी हम लोग पास लगभग, अगर मैं टारगेट सेट करूं तो हम लोग पास लगभग इतनी क्लासेस अभी रह गई हैं। तो हम लोग ने भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं ये कंप्लीट कर लेंगे। ये हम लोग ने साथ साथ में कर लिया है। चक्रवात, भूकंप, सुनामी, ये सब भौगोलिक विशेषताएं, ठीक है। यहाँ पर 1-2 स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना है, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ पर लेफ्ट रह गए, वो लास्ट क्लास में देखा जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे रह गए। तो पहला सेक्शन हो जाएगा आज कंप्लीट। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, ये हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे। तो ये हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे। तीसरा सेक्शन भी हो गया है, बस केवल 1-2 वो बचे हैं, मतलब सीधे से समझिए कि प्रमुख स्थलाकृतियां बची गई हैं कि जल द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां बताइए, हिम द्वारा निर्मित। तो 1-2 क्वेश्चन उसमें कराना है आपको, बेसिकली आइडिया दे देना है कि देख लो, और इस तरह से आंसर लिखोगे और बाकी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉपिक है। ऐसे हम लोग इस स्थलाकृतियों पर चर्चा करने बैठ जाएंगे तो 1000 स्थलाकृतियां उस पर ही चर्चा करते रह जाएंगे। तो हम लोग एक तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कैसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, बाकी हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। ये बचता है आपका समुद्री संसाधन, उनकी क्षमता। इन सब पे एक एक क्वेश्चन केवल यहाँ पर डिस्कशन होगा। टॉपिक कंप्लीट डिस्कशन कर दिया जाएगा, ठीक है, टॉपिक कंप्लीट डिस्कशन कर देंगे। 1-1, 2-2 क्वेश्चन यहाँ पर करवा देंगे कि देखिए भैया क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर करना है। और ऑब्वियसली बात है, हम लोग का मेन टारगेट इस बैच के माध्यम से यही है कि कंटेंट आता तो है, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है, सीधी बात है। तो हम लोग का ये शुरुआत से ही टारगेट रहा है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज के लेक्चर को, और है ना, आज के लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, हम लोग ने पहले ही, हम लोग को पता है कि पवनें क्या होती है बेसिकली, है ना। ठीक है, तो पवनें क्या होती हैं? पवनें होती हैं वायु जब दबाव, ठीक है, दबाव यानी प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, दबाव के अंतर से वायु जब क्षैतिज दिशा में गति करे तो उसको हम लोग बोलते हैं पवनें। सीधी बात है ना। तो अब यहां पर देखिएगा 2 कॉन्सेप्ट हैं पवनें, यानी ये प्रेशर ग्रेडियंट। अगर मान लो मैं प्रेशर गैप बनाऊं, यहाँ पर एक रीजन है हाई प्रेशर और दूसरा रीजन है लो प्रेशर रीजन।
ठीक है, लो प्रेशर रीजन है। तो पवनें क्या कर रही हैं, लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो वायु की गति चल रही है वो होती है पवनें। ठीक है, जो वायु की गति उसको बोलेंगे पवनें। वैश्विक दाब जो तंत्र है, यानी जो ग्लोबल प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, ग्लोबल प्रेशर बेल्ट है, इसको हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। इसको हम लोगों ने पहले ही इसके बारे में सारी चर्चा कर ली है। क्या आंसर में लिखना है, वो गोल वाला ऐसे बना के हाई प्रेशर लो प्रेशर बताना है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कशन कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, अब हम लोग को एक कॉन्सेप्ट ये समझना है कि देखिए ये है, अब जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और पवनें आगे बढ़ रही हैं, तो हम लोग ने कहा था कि यहाँ पर एक कोरियोलिस फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स। और ये दोस्तों जो कोरियोलिस फोर्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अब देखिए कोरियोलिस फोर्स क्या है कि जब पवनी जब धरती के पास चल रही है, ठीक है, धरती के पास चल रही है, तो यहाँ पर क्या है, देखो अब पवन है ना। अब मैं एक ये बना दे रहा हूँ, पहले तो आपको ये समझना है कि पवनें चल रही है। अब ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ये हाई एटमॉस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल मान लो, क्षोभ मंडल है ना। और ये मान लो धरती, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ धरती। अब धरती के पास क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा है। फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा है तो कोरियोलिस बल कम लगेगा। ठीक है, कोरियोलिस बल कम लगेगा, तो नीचे जो पवनें चलेंगी वो क्या करेंगी, वो उत्तरी गोलार्ध में दाई दिशा। तो मान लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर कोई पवन आ रही है तो क्या करेगी, अपने दाई दिशा घूम जाएगी, है ना। दाई दिशा यही घूम रहा है, ये सीधे चल रही है तो ऐसे दाएं। ठीक है, तो ये दाएं दिशा घूम रही है पवनें, उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाएं दिशा घूम रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, क्यों, कोरियोलिस बल के इंपैक्ट के कारण। अच्छा, जमीन पे थोड़ा सा दाएं घूमेंगी, क्यों, क्योंकि जमीन पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर, ठीक है, क्षोभ सीमा के आसपास या उससे थोड़ा सा नीचे, तो आप देखोगे फ्रिक्शनल फोर्स लगभग जीरो हो जाता है, पवनों की गति बहुत तेज हो जाती है। तो जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी। ठीक है, अगर आप लोग फॉर्मूला देखे होंगे, जो लोग इंजीनियरिंग पढ़े होंगे, तो 2 क्रॉस ओमेगा इंटू आर, ये सब फैक्टर आता है इसमें। ठीक है, ओमेगा और आर मतलब वेलोसिटी, है ना। तो बहुत सारा मतलब ये कोरियोलिस फोर्स का डिफिनीशन पे हम लोग नहीं जाएंगे ना, हमारी रिक्वायरमेंट है डिफिनीशन। ठीक है, बस मैं इतना समझा रहा हूँ कि कोरियोलिस फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। कोरियोलिस फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा कोरियोलिस फोर्स उतना कम होगा, जितना कम फ्रिक्शन लगेगा उतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होगा। तो आप इस बात को समझेंगे कि अब क्या है, ऊपरी क्षोभ मंडल में कोरियोलिस फोर्स बहुत हाई लगने लगेगा। ठीक है, कोरियोलिस बल बहुत गति से लगने लगेगा। तो ये क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट देखो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो पवन चलेगी, तो मान लो पवन ऐसे मुड़नी थी, ये ऐसे जानी थी। ठीक है, तो ये क्या होगी, एकदम इतनी मुड़ जाएगी, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इतना ज्यादा लगा कि ऐसे आई, पवन ऐसे घूमी और घूमते घूमते यहाँ पहुंची। ठीक है, तो एकदम ये प्रेशर ग्रेडियंट मान लो, इसको मैं P1 मान लेता हूँ, प्रेशर P1, इसको P2। तो जो समदाबीय रेखाएं हैं, यानी जो जो इक्वल प्रेशर जो आपकी लाइन है, या फिर आइसोबार हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो जो प्रेशर लाइंस हैं वो क्या है, उनके पैरेलल हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, परपेंडिकुलर हवाएं चल रही थी, इतनी तेज ऊपरी वायुमंडल में ना फ्रिक्शन फोर्स लगा, गति बहुत तेज थी, तो ये 90 डिग्री पे अपनी हवाएं घूम गई, हवाएं 90 डिग्री पे घूम गई, यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के पैरेलल हो गई हवाएं, समानांतर हो गई। अब हवाएं समानांतर हो गई तो इस इन्हीं हवाओं को हम लोग बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। ठीक है, इन्हीं हवाओं को हम लोग बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड, जो 90 जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के पैरेलल हो जाए। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के पैरेलल हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। तो जेट धाराएं क्या होती हैं, जेट धाराएं एक प्रकार की जियोस्ट्रॉफिक विंड होती हैं। पहले ये बात समझ लीजिए, जियोस्ट्रॉफिक विंड होती है, क्यों, क्योंकि ये क्या हो रही है बेसिकली, ये देखिए आप, हम लोग पढ़ते हैं क्या, पछुआ जेट पढ़ते हैं, पछुआ जेट हवाएं। तो ये पूरी तरह से पूर्व से, जैसे अगर मान लो मैं ये ग्लोब बनाऊं, है ना, ये ग्लोब बनाऊं, ठीक है, तो जेट धाराएं कैसे चलेंगी, ये पूरा आपका इस तरह से पूरी वेस्ट साइड से ईस्ट साइड, पूरा मतलब पछुआ जेट हवाएं मतलब वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, तो पूरा पछुआ दिशा में चलने लगती है, चूंकि जियोस्ट्रॉफिक विंड है, बहुत तेज गति की हवाएं हैं। अभी हम लोग देखेंगे जेट धाराओं की डिफिनेशन भी पढ़ेंगे, तो बहुत तेज गति की हवाएं हैं। तो ये जेट धारा का कॉन्सेप्ट पहले समझ लिए, ऊपरी क्षोभ मंडल के पास पछुआ दिशा में बहुत तीव्र गति से चलने वाली हवाएं जेट धाराएं हैं। कुछ जेट धाराएं पछुआ दिशा में नहीं होंगी, तो इसीलिए हम लोग ये डिफिनीशन में ये नहीं रखेंगे कि पछुआ दिशा में, बस इतना समझिए ऊपरी
क्षोभ मंडल के पास, ठीक है, ऊपरी क्षोभ मंडल के पास बहुत तीव्रतर गति से चलने वाली वे हवाएं जो अपने प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के समानांतर, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के समानांतर गति करती है, वो क्या करती हैं, वो जेट धाराएं कराती हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, अभी वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए आप। तो दो क्वेश्चन आज हम लोग को मेनली जल्दी जल्दी करने हैं, समझ के करना है। तो पहला क्वेश्चन ये कर लीजिए, स्थानीय पवनों के, नहीं ऐसे ये क्वेश्चन ये है, विश्व के प्रमुख स्थानीय पवनों का उदाहरण देते हुए इनकी सामाजिक आर्थिक प्रभाव का उल्लेख करें। सामाजिक आर्थिक प्रभाव का उल्लेख करें। ठीक है, तो विश्व के प्रमुख स्थानीय पवनों का उदाहरण देते हुए, अब ये क्या है, ठीक है, ठीक है, तो गिविंग एग्जांपल ऑफ, है ना, वर्ड्स इंपॉर्टेंट लोकल विंड, ठीक है, राइट सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ लोकल विंड, ठीक है, ये मतलब बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट बताना है। दो टारगेट है, तो हमें हमारे आंसर का दो पार्ट हो जाएगा। एक पार्ट हो जाएगा सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट और दूसरा पार्ट हो जाएगा स्थानीय पवनें, ठीक है, विश्व के प्रमुख स्थानीय पवनों का उदाहरण। देखिए हर चीज हम लोग समझेंगे, जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा कि अगर ये ग्लोब है, ठीक है, ये मान ले रहा हूँ वर्ल्ड मैप है, ये मान ले रहा हूँ अमेरिका, ये मान ले रहा हूँ, है ना, अफ्रीका, ये मान ले रहा हूँ इंडिया, है ना, अफ्रीका यहाँ पे, इंडिया जोड़ लीजिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मैं ये मान ले रहा हूँ कि वर्ल्ड मैप है, ठीक है, आप मान लीजिएगा आप ये वर्ल्ड मैप है। तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ से चुनूक चलती है, कहीं पे ब्लिजार्ड आता है ना, यहाँ पे खमसिन या प्रायद्वीप, जो प्रायद्वीप है बेसिकली अरेबियन पेनिनसुला पे खमसिन आती है, ठीक है, यहाँ पे बोरा आती है, यहाँ पे फॉन आता है। ये आप लोगों ने बहुत सारी हवाओं के बारे में पढ़ा होगा, जोंडा, पता नहीं क्या क्या, लोकल विंड्स के 2000 नाम आप जानते होंगे, प्री में आपने पढ़ा होगा लोकल विंड और उनके लोकेशन, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर स्थानीय पवने का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए जो आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन होगा वो होगा, ठीक है, मैं सीधे इसीलिए टू द पॉइंट आ रहा हूं, हम लोग को भटकना नहीं है क्योंकि टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे तो ये हमारा समय पे समाप्त हो पाएगा। तो जो इंट्रोडक्शन होगा वो आप क्या लिखेंगे, आप इंट्रोडक्शन में बता देंगे स्थानीय पवनें क्या है, स्थानीय पवनें क्या है, यानी स्थानीय पवनें का मतलब वे पवनें जो स्थानीय स्थलाकृति, स्थानीय जलवायु, है ना, और स्थानीय दशाओं के आधार पर उत्पन्न एवं प्रवाहित होती है। सीधी बात है, वे पवनें जो स्थानीय दशाओं के आधार पर उत्पन्न होती है। अब यहां पर इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट आपका यही हो जाएगा, ठीक है, टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन यही होगा। अब एक चीज हमें समझना है कि स्थानीय पवनें दोस्तों बहुत तरह की होती है। एक होती है स्थानीय पवनें जिसको हम लोग कह सकते हैं मौसमी स्थानीय पवनें, ठीक है, मौसमी स्थानीय पवनें, ठीक। और एक दूसरी टाइप की हो गई जो रेगुलर लोकल विंड्स, नियमित स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स। तो दो टुकड़े में जरूर है, जैसे जब हम लोग स्थानीय पवनों को आंसर राइटिंग में लिखते हैं तो हम लोग सामान्यतः फोकस कर देते हैं, सामान्यतः हम लोग वही जोंडा वोंडा के बारे में बताएंगे और हम लोग का काम हो जाता है, हम लोग इनके बारे में भूल जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझिएगा, इनके बारे में लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे आप देखोगे दो पौने हैं, यहां पर आप देखोगे पर्वतीय एवं घाटीय समीर, पर्वतीय एवं घाटीय समीर, और यहां पर दूसरा है समुद्री एवं स्थलीय समीर, ठीक है, मतलब सी एंड, है ना, लैंड ब्रिजेस, है ना, और पहला हो गया आपका माउंटेन एंड, है ना, वैली ब्रिजेस, है ना, बेसिकली माउंटेन एंड वैली ब्रिजेस। तो ये दो पवनें बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप आंसर राइटिंग करते हो सामान्यतः तो ये वाली तो आप लिखते हो कि फॉन जो कि यहां पर बहती है, चीनूक जो कि रॉकीज से उतरती है और पूरा गर्मा देती है, चारागाहों को वर्ष भर खोल देती है, आप सामाजिक आर्थिक प्रभाव जम के बताते हो, ये वाली आप इंपॉर्टेंट चीजें जनरली मिस कर देते हो। तो पहले कॉन्सेप्ट समझना, तो इंट्रोडक्शन हो गया, आपने स्थानीय पवनें बता दी,
मेन बॉडी, अब यहाँ पर देखो क्या है, विश्व के प्रमुख स्थानीय पवनों का उदाहरण देते हुए उनके सामाजिक आर्थिक प्रभाव का उल्लेख करें। प्रश्न ही था, उनके सामाजिक आर्थिक प्रभाव का उल्लेख करें। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी है, आप क्या करिए, यहाँ पर चाहिए तो आप यहाँ पर टेबल बना दीजिए, बेटर होगा कि आप टेबल बना दें। ठीक है, अच्छा पहली बात, इस क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, प्रश्न नोट कर लेना ताकि मैं आपको आराम से समझा दूं। यहाँ पर बोर्ड अगर पूरा रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो जो मेन बॉडी आएगा आपका, जो मुख्य भाग होगा, वहां पर आप चाहिए तो ऐसे लिख दीजिए, विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें, एक टेबल बना दीजिए ऐसे। यहां पर जगह कम दीजिएगा, समझिए जो पन्ना होता है हमारा, हमारे पास पन्ना बड़ा सा होता है, हम लोग क्या करते हैं, कई बार जब टेबल बनाते हैं तो आधा, जैसे मैं आंसर राइटिंग, जो हम लोग का सृजन आंसर राइटिंग बैच चलता है, उसमें मैंने देखा क्या करते हैं लोग, बीच में से आधा पन्ना लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे विश्व की स्थानीय, जैसे बहुत इनोवेटिव लोग होते हैं तो लोग ये दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई टेबल बनाना है, लेकिन टेबलवा जब बनाते हैं तो उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं टेबल की। तो आपको ये बात समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर टू द पॉइंट आना है कि विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों में कम जगह देना है। क्यों भाई, यहाँ पर सीधे नाम लिखेंगे। हाँ, खास तौर पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये फोकस्ड है कि जिन लोगों का मेंस है, तुरंत मेंस लिखना है, उन लोग को अप्रोच ये सब ध्यान देनी है। ठीक है, तो टेबल में यहाँ पे कम स्पेस लेंगे, पूरा स्पेस नहीं लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट, यानी सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक है, यहाँ पर ऐसे डाल देंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देना, यहाँ पर लिखना एग्जाम्पल, और यहाँ पर उसका इंपैक्ट बताते चलना है, इंपैक्ट बताते चलना है। ध्यान रखना है, आप चाहिए तो इसको भी आप दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं रेगुलर और सीजनल, इसको भी आप दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। सीजनल में एग्जांपल दे देंगे दो चार, रेगुलर में लैंड ब्रिजेस एंड सी ब्रिजेस एंड दिस एंड दिस। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, ये तो हो गया आपका कंटेंट। अभी हम लोग कंटेंट देखेंगे, कंटेंट हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे भाई, है ना, कि ये चीज आंसर में लिखनी है। ठीक है, ये चीज आपको दिखेगी कि आप चाहिए तो और टेबुलाइज कर सकते हैं, ये रेगुलर और सीजनल में भी हेडिंग डाल सकते हैं, और रेगुलर वाले में सीधे लैंड एंड सी ब्रिजेस, दो माउंटेन एंड वैली ब्रिजेस, तो दो हेडिंग वहां पे आ जाएगा, दोनों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव टू द पॉइंट बता देंगे। फिर नीचे कुछ जो सीजनल विंड्स है, जैसे वही जोंडा, बोरा, लोकल बता देंगे। ध्यान रखना है, वर्ड मैप जरूर बनाना है। ठीक है, वर्ड मैप जरूर बताना, मैं बार बार कहता हूं प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि बोला है विश्व की स्थानीय पवनों का उदाहरण देना है। वर्ड मैप पे आपको स्थानीय पौने तुरंत दिखानी है, तो आपको तुरंत ये मैप ड्रॉ करना है। 10 सेकंड के अंदर मैप ड्रॉ करना आना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो आप टाइम देखिएगा कितना समय लग रहा है ना। हालांकि बोर्ड पे मुझे आदत नहीं है, लेकिन जनरली मेरा एक अटेम्प्ट में बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका मैप तुरंत बनना चाहिए, 10 सेकंड से ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पर सी एंड जो वो ब्रिजेस है, वो तो सीधी बात है हर सी पे चलेगी, मतलब भाई जहां भी समंदर किनारा होगा तो वहां पर ये चलेगी। तो इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, जहां जहां समंदर का किनारा है, खटाखट खटाखट 1 सेकंड में इसको ड्रॉ मार दीजिए। ठीक, कुछ करना ही नहीं भाई, ये तो बहुत इजी है सबसे, है ना। और यहां पर लिख दीजिए सी एंड लैंड ब्रिजेस। ठीक है, ऐसे बता देते हैं ना कि इस चिन्ह का ये मतलब है। फिर जहां जहां माउंटेन है, तो जहां जहां माउंटेन है वहां पे ऐसे ड्रॉ कर दो, सीधा सीधा, या फिर सीधा क्रॉस, या डॉट 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 ऐसे गोल गोल ड्रॉ कर दो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, जहां जहां माउंटेन दिखे, तो जहां जहां माउंटेन है वहां पे गोल गोल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जिधर जिधर भी आपको माउंटेन दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, है ना, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, डार्लिंग रेंज। जहां जहां याद है माउंटेन है वहां पे डाल दो, और क्या लिख दो, इसका मतलब है माउंटेन एंड वैली ब्रिजेस, ताकि एग्जामिनर को सीधे दिख जाए भैया आपको ये क्वेश्चन नहीं भूले हो, है ना, ये चीज भूले नहीं हो। और फिर क्या करो, यहाँ पर दिखा दो चिनूक, यहाँ पे दिखा दो फॉन, है ना, यहाँ पे दिखा दो ब्लिजार्ड, और जो चीज यहाँ पे दिखा दो खमसिन, हरमट्टन, ठीक है, बोरा, जो भी आपके दिमाग में है, जोंडा, जितनी दिमाग में है वो यहाँ पर मैप में बना दीजिए। तो 1 मिनट टोटल मैप में लेना है, 10 सेकंड में मैप का आउटलाइन करना है, 50 सेकंड में जितना चीज फील हो पा रही है वो आपको बता देना है। ठीक है, तो ये बात समझिए। और हेडिंग मैप की, ये जो मैप की हेडिंग है, ठीक है, कि विश्व की प्रमुख स्थानीय पौने, विश्व की प्रमुख स्थानीय पौने, ये जरूर आपके हेडिंग में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अब मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। कंक्लूजन देना है कि इनके सामाजिक आर्थिक प्रभाव बहुत। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण बात है, लू जरूर बताना है स्थानीय पौने में, यहाँ पे लू जरूर दिखाइएगा। ठीक है, क्योंकि भारत में लू चलती है, आपको देखोगे नॉर्वेस्टर्स चलती है ना, आपने बारदोली छीड़ा का नाम सुना होगा, आपने चेरी ब्लॉसम्स का नाम सुना होगा। तो भारत में भी कुछ आप स्थानीय पौने, स्थानीय वर्षण, बेसिकली वही सब है, तो आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपको ये बात समझ में आनी है कि भैया हमें स्थानीय पवनों को, ये हमारा आंसर होगा, ऐसे मैप बनेगा हमारे आंसर में। ठीक है, तो कंक्लूजन वही लिख देंगे कि इनका अत्यंत सामाजिक आर्थिक प्रभाव के अनुसार हमें संस्कृति पर स्थानीय पवनों का जो है वो